हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 के साथ हैं। और लेक्चर नंबर 17 में हमारा टॉपिक आज का है गॉस लॉ। ठीक है, तो आज हम लोग गॉस लॉ को करने वाले हैं और गॉस लॉ का प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। बट आई थिंक एप्लीकेशन नंबर जो इसका है एप्लीकेशंस वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो गॉस लॉ को समझना है और इसको कैसे प्रूफ करना है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूफ द गॉस लॉ। ठीक है, तो उसमें हम लोग को इसको करना है। बट ये जो गॉस लॉ है इसको आपको अगर अच्छे से समझना है या इसके एप्लीकेशंस को अच्छे से समझना है या इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना है तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अगर आपके पास फ्लक्स का नॉलेज नहीं है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है डेवलप, तो आप गॉस लॉ को जो है समझने में आपको प्रॉब्लम होगा या इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आप गॉस लॉ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 16 को आप अच्छे से वॉच कर लें। लेक्चर नंबर 16 में गॉस लॉ के ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट थोड़ा सा हम लोग अगर समरी ले लें लेक्चर नंबर 16 का, तो उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कह दीजिए या ई डॉट एस कह दीजिए, आप जो एरिया मानेंगे आप वो लिखेंगे यहाँ पे। और ये डॉट प्रोडक्ट है तो हमारा क्या हो गया था, ई ए कॉस थीटा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं फाई के बारे में। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जहां पर आप ये देख रहे हैं थीटा जो है, ये थीटा एंगल है किसके किसके बीच का, तो एंगल बिटवीन ई एंड एंगल बिटवीन ए। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो एंगल बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी फ्लक्स फाइंड करना होता है ओके, तो वो अक्सर जो है एंगल जो लेते हैं वो सरफेस एरिया का ले लेते हैं। ऐसे कंडीशन में आपका जो कॉन्सेप्ट है जो आप बना रहे होते हैं क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको फ्लक्स बनाना है तो आप ऑलवेज इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को ले, ना कि इंटेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल लें। ठीक है, ये पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो फ्लक्स है ये हमारा इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है और सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगा ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। बेसिकली फ्लक्स क्या होता है कि ये जो जितने भी फील्ड लाइंस किसी सरफेस से लिंक्ड होते हैं तो वहाँ पर ये क्वांटिटी जो फॉर्मेशन होता है वही हमारा फ्लक्स होता है। हमने इसको प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा है। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसमें हम लोग और डिटेल में आए तो हमने देखा था कि सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसा फिगर है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट है, जिसमें आपका इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और सरफेस एरिया को हम घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम ऐसा सोचें तो अगर हम छोटा सरफेस एरिया लेते हैं तो फ्लक्स भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, अगर हम स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे तो फ्लक्स भी हमारा स्मॉल बनेगा। और इंटेंसिटी को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो ऐसे केस के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस भी क्या हो जाएगा हमारा, ई डी एस कॉस थीटा ही हो जाएगा। और अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहें फाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब अगर आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो आप बाहर कर लेंगे। अगर आपका डिफरेंट पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफरेंट है तो अकॉर्डिंग टू जो उसका हमारा इंटीग्रेशन होगा उसको हम लोग लेंगे, उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्लक्स से रिलेटेड बातें थी। इसमें तो अभी तो हम छोटा सा सिर्फ फॉर्मूला आपको बताए हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। ओके, तो चलिए आज हमारा बात होगा गॉस लॉ का। ठीक है, तो ये जो हमारा फाई का फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, ये एक तरीके से हमारा जो फ्लक्स का है मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म है फ्लक्स फाइंड करने का। ठीक है, अब अगर हम गॉस लॉ का बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिमिलरिटीज है। आप ध्यान रखेंगे कि
गॉस लॉ भी हमको क्या करता है कि फ्लक्स फाइंड करने का ही फॉर्मूला हम लोगों को देता है कि किसी सिस्टम से हम फ्लक्स कैसे फाइंड करें। बट यहाँ एक कंडीशन है कि गॉस लॉ में हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, यानी 3 डायमेंशनल सिस्टम होना चाहिए। जैसे स्फेयर, सर्किल नहीं ले लेना है, जैसे हमको स्फेयर लेना है। ओके, और हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में भी बात किए थे पिछले लेक्चर में। ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है, 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, उसमें ऑलवेज आउटवर्ड होता है। देखो 2 डायमेंशनल सरफेस हो या 3 डायमेंशनल सरफेस हो, एरिया वेक्टर तो नॉर्मल होगा ही होगा, बट 3 डायमेंशनल में ऑलवेज आउटवर्ड होगा। और जो 2 डायमेंशनल है, जैसे सपोज करते हैं ये इस तरीके का है, तो यहाँ पर नॉर्मल और आउटसाइड, और ये भी नॉर्मल लेकिन इनसाइड। इस तरीके से हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए थे। चलिए आज हम लोग गॉस लॉ के बारे में जानते हैं। देखो बहुत ही इजी होने वाला है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है, ये भी फ्लक्स के बारे में है कि टोटल फ्लक्स through a क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, यहां पर ये चीज ध्यान देंगे, क्लोज सरफेस का बात हो रहा है, 3 डायमेंशनल सरफेस का बात हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स to the charge enclosed by that surface। ठीक है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड टाइम्स 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो हमारा जो गॉस लॉ कहता है वो क्या कहता है कि जो आपका अगर कोई क्लोज सिस्टम है, ठीक है, अगर उस क्लोज सिस्टम में सपोज कर लेते कोई चार्ज है, तो चार्ज हमारा क्या बनाने वाला है, फ्लक्स बनाने वाला है। ठीक है, और वो फ्लक्स कितना होने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो चार्ज हमारा इनक्लोज्ड है सरफेस में, उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स जो है वो हमारा फ्लक्स बनने वाला है। तो अगर हम फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का बात करें, तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू टोटल या क्यू नेट, जो कि सरफेस के अंदर है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ε0। ठीक है, तो इसी तरीके से चार्ज इंटू 1/ε0, तो टोटल चार्ज अपॉन ε0 हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से समझें कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो गया हमारा, ε0। वही अगर हम प्रीवियस क्लास का देखें फॉर्मूला, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या था हमारा, ई कॉस थीटा। देखो ना ही इसमें इंटेंसिटी हमको लेना है, ना ही हमको एरिया वेक्टर का बात हो रहा है, ना ही एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का बात हो रहा है। बहुत सा सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि आपका अगर कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में अगर आपका कोई चार्ज है, ठीक है, तो वो चार्ज भी हमारा क्या बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा। और वो चार्ज फ्लक्स कितना बनाएगा, तो जितना चार्ज है उसमें ε0 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि चार्ज आपका क्या होना चाहिए, कोई 3 डायमेंशनल सरफेस में होना चाहिए, विद इन द सरफेस होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी बंद तल, अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो किसी बंद तल से जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वह उस बंद तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यहां पर चार्ज मतलब क्या है, हमारा टोटल चार्ज। ठीक है, जितना भी चार्ज है उसमें उसको हमको कंसीडर करना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, जैसे आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर गॉस थ्योरम जब हम करते हैं, गॉस लॉ जब हम पढ़ते हैं, तो हम इनक्लोज्ड चार्ज ही क्यों लेते हैं, चार्ज जो है वो इनसाइड 3D सरफेस क्यों लेते हैं, आउटसाइड क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं
कि हम चार्ज को हमेशा थ्री डायमेंशनल सरफेस में अंदर में क्यों लेते हैं, बाहर क्यों नहीं लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि ये देखो, ये हमारा स्फीयर है, ओके, ये मान लो ये हमारा क्या है, ये स्फीयर, ठीक है, इस तरीके से स्फीयर है, जैसे फुटबॉल है, और इसका सरफेस एरिया सपोज कर लेते हम एस है, और ये इसका सेंटर। तो यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है आउटसाइड, ओके, प्लस क्यू चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जो कि इसको इस तरीके से पार करते हुए बाहर निकलता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। तो आप देखिए कि ये कितने सरफेस पर, कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है सरफेस पे, तो एक यहां पर ये रहा, और एक यहां पर। ऐसा ऐसा बहुत सारा फील्ड लाइंस हो सकता है, बट ये एक एग्जांपल है। ऐसा ऐसा बहुत, जैसे ये बड़ा सरफेस एरिया एस है, तो उसी के कंपेयर में ये एक छोटा सरफेस एरिया क्या हमारा डी एस है। तो और ऐसा ऐसा बहुत सारा डी एस यहाँ पर हो सकता है, बहुत सारा डी एस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला है बात, कि जैसे इस पॉइंट पर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे लिंक्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिंक्ड है, बट यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, ये तो सरफेस एरिया डीएस है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये रहा आउटसाइड, और ये सरफेस एरिया डीएस है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये रहा इस पॉइंट के लिए आउटसाइड इधर। इसमें इनसाइड का कोई काम नहीं है, ध्यान रखना है हमेशा जब भी हम थ्री डायमेंशनल सरफेस लेंगे तो एरिया वेक्टर लेने में हमको सावधानी रखना है, ऑलवेज आउटसाइड एंड नॉर्मल टू दी सरफेस। तो अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी देखो, यहाँ इंटेंसिटी इधर, एरिया वेक्टर इधर, ओके, तो एंगल कितना है 180 डिग्री, और यहाँ पर इंटेंसिटी इधर और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हमारा 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या करो कि इस साइड में बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है फ्लक्स का, तो बताइए E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, या स्मॉल फ्लक्स है तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी ई डी एस कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो बताओ कॉस 180 माइनस 1 तो माइनस ई डी एस हो गया, ओके। अब इस साइड से अगर तुम फ्लक्स निकालोगे तो डी फाई अगेन डी फाई इज ई डी एस कॉस थीटा, थीटा के बदले 0 डिग्री और कॉस 0 1, तो ई डी एस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम देखो कि ये प्लस ई डी एस हो गया और ये क्या हो गया हमारा डी फाइज माइनस ई डी एस हो गया। तो अगर तुम नेट फ्लक्स का बात करोगे तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा माइनस ई डी एस प्लस ई डी एस, दैट मीन्स 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सिस्टम के बाहर, अगर हम किसी थ्री डायमेंशनल सिस्टम के बाहर चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज जो है हमारा फ्लक्स नहीं बनाता है, वो टोटल फ्लक्स 0 हो जाता है। देयरफॉर चार्ज किधर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, अंदर में कहीं भी रख दो, अंदर में कहीं भी रख दो फ्लक्स बनेगा, बट बाहर में रहेगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा। गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, देयरफॉर गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड चार्ज। इसमें चार्ज कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गॉस लॉ जब भी हम बोलें, गॉस लॉ का क्वेश्चन जब भी हम करें तो ये चीज ध्यान रखें कि चार्ज हमारा क्लोज है या नहीं। अगर चार्ज क्लोज नहीं है और गॉस लॉ हम अप्लाई करके सवाल बनाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले उस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करना पड़ेगा, तो वहां पर हमको जो है एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करके, ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करके उस चार्ज को क्लोज कर देना है। और उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ये बात एकदम ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए अच्छे से, आप लोग एग्जाम तक नहीं भूले, एग्जाम क्या उसके बाद तक भी नहीं भूले गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में या कोई भी टॉपिक के बारे में। चलिए ठीक है, अब हम लोग ये चीज प्रूफ करना चाहते हैं कि कैसे जो है E इज इक्वल टू हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ओके। तो चलिए देखते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये एक हमारा स्फीयर है, ठीक है,
और इसके सेंटर पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है प्लस क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये इसका सरफेस एरिया एस है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो सरफेस एरिया, ये जो हमारा स्फेयर है, ठीक है, जो कि हमारा कैसा है, तो 3D सरफेस है, ठीक है। तो जो हमारा स्फेयर है, इसके सेंटर पे हमने क्या कर दिया है, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, और इस स्फेयर के सरफेस पर, ठीक है, इस स्फेयर के सरफेस पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपने एक पॉइंट ले लिया है P, और अगर आप कोई किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं आप, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी पॉइंट का डिस्टेंस तो इसके सेंटर से क्या होगा, सेम होगा, है ना, जो कि उसका रेडियस कहलाएगा। ओके, तो चलो क्या करो अब पहले कि O पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड कर लो। ये रहा इंटेंसिटी, किधर होगा, आउटवर्ड, ठीक है। फॉर पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, एंड फॉर नेगेटिव इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड इनवर्ड। ये सब चीज तो याद ही होगा, है ना। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो फील्ड लाइंस है, ये बड़ा सरफेस एरिया है, इसका हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये हमारा एक स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या हो गया, ds। तो ds हमारा क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट। और E तो हम लोग जान ही रहे हैं, E हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और O से P तक ये मान लेते हैं हम लोग, OP इज इक्वल टू R, दैट इज रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर। तो ये जो अगर हम इस पॉइंट पर ds स्मॉल एरिया एलिमेंट लिए हैं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये रहा, इधर होगा, सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। देयरफॉर थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो एक तरह से हम ये चीज कहेंगे कि ये हमारा कैसा सरफेस है, एक तरह से सिमेट्रिकल सरफेस है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल सरफेस के लिए गॉस लॉ को लगाना या गॉस लॉ को प्रूफ करना बहुत इजी हो जाता है। सिमेट्रिकल सरफेस में आप देखिए, सेंटर से सरफेस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। बट अगर हमारा सरफेस सिमेट्रिकल नहीं हो, तो चलिए उसके बारे में हम लोग बाद में थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है, कि अगर सरफेस सिमेट्रिकल नहीं हो तो गॉस लॉ कैसे प्रूफ हो सकता है। बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप कर सकते हैं उसको, हम बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। अब कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, यहां भी ले सकते हैं। तो यहां पर स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ds हो जाएगा। अगेन यहां पर इस तरीके से इंटेंसिटी E हो जाएगा, और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ds। तो हर एक पॉइंट पर थीटा हमारा कितना होने वाला है, 0 डिग्री होने वाला है, 0 डिग्री। और इस तरीके से आप जब थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट स्मॉल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे d फाई, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा। तो ये देखो यहाँ पर, यहाँ भी d फाई, 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 यहाँ भी d, तो बहुत सारा ऐसा d फाई को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो चलिए हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, और इसको हमने एक r रेडियस वाले स्फेयर के सेंटर पर रख दिया है, ठीक है। और ये हमारा ds क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है, E इंटेंसिटी है, OP इज R है, रेडियस ऑफ स्फेयर है, और ये स्फेयर है, तो हमारा इसका सरफेस एरिया S इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। चलो ये भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, S, एंड S इज व्हाट, 4 पाई R स्क्वायर। तो हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी भी सेम रहेगा, ठीक है, और ये हमारा एरिया वेक्टर तो ds है ही, ठीक है, और एंगल हर एक पॉइंट पर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये एक सिमेट्रिकल सरफेस का बात हो रहा है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण आप P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या फाइंड करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये रहा इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन पॉइंट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पॉइंट डिस्टेंस OP इज इक्वल टू R है, तो R स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। चलो
अब हम आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते जाइए, हर एक पॉइंट्स को नोट करना है, और जो पॉइंट हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको भी नोट करना है। अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो नोट करते जाइए कॉपी में। चलिए, तो इंटेंसिटी हमने फाइंड कर लिया है। नाउ स्मॉल फ्लक्स थ्रू एरिया ds। अब आप ds से स्मॉल फ्लक्स फाइंड कर लीजिए, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा कितना, 0 डिग्री, दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। तो कॉस 0 1, तो ई डी एस हो गया डी फाई। देयरफॉर टोटल फ्लक्स, ठीक है। देयरफॉर अगर हम टोटल फ्लक्स का बात करें, अब टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। चलो अब एक चीज देखना कि बुक में तुमको ऐसा मिलेगा, ये इस तरीके से सर्कल किया हुआ है यहाँ पर। तो इस सर्कल का मतलब क्या है, ये हम लोग कैसा सरफेस ले रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं। कैसा सरफेस ले रहे हैं हम लोग, तो क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं। तो यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर रहे हैं हम लोग, डी फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इस फिगर को हटा देते हैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो फाई हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब डी फाई का बोलो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कितना है हमारा, ई डी एस। और हम जान रहे हैं ई तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका बचेगा, डी एस का। अब डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस। चलो अब बोलो इंटेंसिटी कितना हमने लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया हमारा कितना है, सरफेस एरिया स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो अब देखो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये रहा हमारा जो हम चाह रहे थे वो हमारा फाइंड हो गया है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो है हमारा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि आप किसी क्लोज सिस्टम के अंदर जितना चार्ज रखा हुआ है, तो उस क्लोज सिस्टम से कितना फ्लक्स फॉर्म्ड होगा, दैट फ्लक्स फाई विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम में Q चार्ज है, ठीक है, तो Q चार्ज कितना बनाएगा हमारा जो है फ्लक्स, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से जितना भी चार्ज रहेगा उसमें हम क्लोज सरफेस में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। चलो ठीक है, नोट करते जाना है, हम इसको अब हटा रहे हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाला बात है, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है गॉस लॉ में, कि गॉस लॉ हमारा क्या है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये किसी भी सरफेस के लिए हमारा ये फॉर्मूला जो है, किसी भी टाइप का सरफेस के लिए ये फॉर्मूला हमारा ट्रू है कि जितना चार्ज होगा उसमें हम एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या यहाँ पर देखो गॉस लॉ में ये कह रहा है कि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या कहीं पर हमारा पॉइंट डिस्टेंस का बात हो रहा है, नहीं हो रहा है पॉइंट डिस्टेंस का बात, पॉइंट डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है, जो हम 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं, उसके सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होता है फ्लक्स हमारा, ठीक है, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो पॉइंट नोट कर लेना, यहां पर पॉइंट नोट कर लो कि किसी बंद सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद सरफेस से जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वह सरफेस एरिया के या उस जो है हम जो भी ले रहे हैं सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फ्लक्स सीधा सीधी अगर हम बात करें तो फ्लक्स जो है किसी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब कैसे इसको हम समझे कि सरफेस एरिया पर इंडिपेंडेंट है, सरफेस एरिया का फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। कैसे, तो जैसे अभी हम बता रहे थे कि देखो यहां पर हमारा चार्ज था प्लस Q रखा हुआ सेंटर पर, ये पॉइंट P था हमारा, ठीक है, O से P R था हमारा, यहाँ पर हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट ds और ये इंटेंसिटी E था, और ये रहा एरिया वेक्टर क्या था हमारा, ds था। कोई दिक्कत नहीं है। थीटा कितना डिग्री था, 0 डिग्री था। तो हमने अभी किया था एक पॉइंट कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या निकला था हमारा,
बोलो लास्ट में ES आफ्टर इंटीग्रेशन निकला था ना। E का फॉर्मूला कितना 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, इंटू सरफेस एरिया। अगर रेडियस r है तो सरफेस एरिया कितना 4πr²। तो बताओ 4π कैंसिल, r² कैंसिल हो गया तो नो प्रॉब्लम। चलो अब देखो यहां पर हम समझते हैं कि जैसे ये हमारा O से P का डिस्टेंस r है, अगर हम P पॉइंट को थोड़ा और आगे खिसका दें या कोई एक पॉइंट दूसरा पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, सपोज कर लो K, ये रहा यहां पर K पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बताओ और मान लेते हैं P टू K जो है वो भी R ही है, तो O से K डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। तो ये बड़ा स्फीयर बन गया हमारा। पहले स्फीयर का रेडियस कितना था R, दूसरे वाले का स्फीयर का रेडियस कितना हो गया 2R। तो क्या अगर स्फीयर का रेडियस 2R हो गया तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। यहां पर देखिए हम सरफेस एरिया को क्या कर दिए, बड़ा कर दिए, तो क्या फ्लक्स बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। कैसे, तो चलो देखते हैं। फिर से यही फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, और ई के बदले 1/4πε इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, पॉइंट डिस्टेंस। इस बार तो पॉइंट डिस्टेंस हमारा ओके है ना, तो ओके का स्क्वायर, अब ओके का वैल्यू कितना है 2R, तो 2R का स्क्वायर इंटू, अब ये बड़ा वाला सरफेस जो है इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, सरफेस एरिया ले लेते हैं, तो 4π इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब इसका रेडियस कितना है 2R का स्क्वायर, अगेन 2R² कैंसिल, 4π कैंसिल, तो बताओ कितना आ गया Q/ε0, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू कितना Q/ε0। तो चाहे रेडियस हमारा R हो या रेडियस हमारा कितना हो 2R हो, ठीक है, रेडियस R होगा या रेडियस 2R होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे सरफेस हमारा स्मॉल हो या सरफेस हमारा लार्ज हो, फ्लक्स जितना बनाने का होगा चार्ज का उतना ही बनाएगा। तो क्यों, क्योंकि आप देखिए ये प्लस क्यू चार्ज जो है दोनों सरफेस के अंडर में आ रहा है, ये इसके अंडर में भी आ रहा है और वही चार्ज तो इसके भी अंडर में आ रहा है, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पर ये फ्लक्स जो है ये चार्ज बना रहा है, यहाँ पर ये सरफेस एरिया का क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये चीज हमको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है, बैठा लेना है, सेट कर लेना है इसको अच्छे से। चलो ठीक है, अब हम लोग अगर इसके आगे का बात करें, अब जैसे देखो जैसे मान लो कि हमारा कोई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि ये हमारा एक स्फीयर है, क्या है ये स्फीयर है, अगेन 3D है, और बोलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रख देते हैं। डायपोल मालूम है ना, अ सिस्टम हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ लिटिल डिस्टेंस, ठीक है। अगर यहाँ -q चार्ज है तो यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, +q दे देते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2 है, ए ये और ए ये ए और ये बी ये ओ, ठीक है। तो बताओ ये डायपोल जो है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है रखा हुआ है स्फीयर के अंडर, तो ये कितना हमारा फ्लक्स बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमको वो फॉर्मूला नहीं लेना है ये cos थीटा या ये cos थीटा, डायरेक्ट यहाँ पर हमने गॉस लॉ पढ़ा है। अब ये गॉस लॉ से क्या हो रहा है कि सिस्टम से फ्लक्स निकालना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये किसी भी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है गॉस लॉ, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टीज आता है जब हम सिमेट्रिकल चीज़ें नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर आता है, बट सॉल्व हो सकता है। तो इसलिए देखिए, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसके बाद अगर गॉस लॉ उसमें आसानी से लगने वाला है तो आप लगाइए। तो देखिए यहाँ पर तो ये तो बहुत ईजी, तो कुछ नहीं है इसमें, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछने वाला है ऐसा क्वेश्चन। तो चलो देखो, तो क्या पढ़ा हमने, फ्लक्स जो होता है वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ टोटल चार्ज -q + q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस व्हाट, 0/ε0। 0/ε0 कितना हो जाएगा, 0 ही तो रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और किसी भी शेप का हम लें अगर सरफेस, तो वहां पर अगर एक ही टाइप का चार्ज रखते हैं, सेम अमाउंट का चार्ज रखते हैं, तो सरफेस कोई भी हो, है ना, उसके साइज पर, उसके जो है शेप पर कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए कि गॉस लॉ के अनुसार, नोट कर लीजिए, गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के साइज या शेप, सरफेस के साइज या शेप पर डिपेंड
नहीं करता है। साइज तो अभी आप देखें r था फिर भी उतना ही था, फ्लक्स और 2r हो गया फिर भी उतना ही हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्यूब लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई चार्ज रख दिया प्लस क्यू, तो ये कितना फ्लक्स बनाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ नहीं करना है कि एरिया वेक्टर हम फाइंड करेंगे, फिर हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, फिर टोटल फाइंड करेंगे, वो सब नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, अब ये सिलेंडर है, ये क्लोज्ड है और इसके अंदर हम चार्ज रख दिए प्लस क्यू चार्ज, तो कितना फ्लक्स बनाएगा ये भी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये क्यूब था और ये क्या है, हमारा सिलेंडर है, चार्ज का अमाउंट सेम है तो फ्लक्स भी क्या बनेगा, हमारा सेम बनेगा। तो क्या यहाँ पर शेप पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या साइज पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ध्यान रखना है हम लोगों को अच्छे से, और भी बहुत चीज़ हैं इसमें करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए, समझते रहिए, और कहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में कीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन को रखिए और फिर उस पर अगले क्लास में जो है ध्यान दिया जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि सारे लेक्चर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और आप लोग को अच्छे से अगर समझ में आ रहा है, सारे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं और आगे भी ऐसा वीडियो कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो आप थोड़ा अगर चैनल का हेल्प करेंगे तो मेरा भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। कि आप अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आपके आसपास या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हो सकता है ज़रूरत हो, ठीक है, जिनको अच्छा कंटेंट कहीं से नहीं मिल रहा हो, और उनको अगर आप हेल्प करें तो बहुत अच्छा होगा, इससे चैनल का भी हेल्प होगा। तो आप ज़रूर लेक्चर को शेयर करें और अच्छे से पढ़ रहे हैं पूरा कंटिन्यूसली वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे से अच्छा वीडियो बनाने का हम लोग और भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।